तो ट्रंप के टैरिफ वॉर को देखते हुए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ फैसले से दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट और टैरिफ ऐलान के बाद अमेरिकी बाजार में मचे हड़कंप को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। टेक कंपनीज को तगड़ा झटका लगा है। नए टैरिफ के ऐलान से जापान और साउथ कोरिया पर भी असर साफ नजर आ रहा है। और देखिए, बड़ी खबर यह है भारत को लेकर कि अमेरिका ने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया है। मोदी अच्छे दोस्त हैं, व्यवहार ठीक नहीं है, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। ट्रंप ने चीन पर भी भारी टैरिफ लगाया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह टैरिफ वॉर छेड़ दिया गया एक तरह से। तो टैरिफ पर ट्रंप की बड़ी बातें सबसे पहले यहां जान लीजिए, क्योंकि यूएस के लिए आर्थिक आजादी का यह दिन माना जा रहा है और यूएस ने ऑटो सेक्टर में 25% टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें, यूएस मोटरसाइकिल पर 2.4% टैरिफ लेता था, भारत 60%, वियतनाम 70% वसूल रहे हैं। यूएस टैरिफ के मामले में अब बराबर जवाब देगा और अमेरिका का अपने फायदे के बारे में सोचने को लेकर लिया गया फैसला अब दुनिया के सामने है। टैरिफ में छूट के लिए यूएस में उत्पादन करें, नौकरियां, फैक्ट्री अमेरिका में वापस आएंगे। ये बड़ी बातें टैरिफ को देखते हुए ट्रंप की तरफ से फिलहाल कही गई हैं। और देखिए, अमेरिका में आने वाले सामान पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगा दिया गया, यानी कि बेसलाइन टैरिफ 10% कम से कम होगा। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल से लागू होगा। तो अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा कदम। और मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे करूं इसको लेकर सवाल। उससे पहले आपको बता देते हैं इंफॉर्मेशन वॉल पर कि कौन सा देश अमेरिकी उत्पादों पर कितना टैरिफ लगाता है और जवाब में उन देशों पर ट्रंप ने कैसे टैरिफ हंटर चलाया है। ये इंफॉर्मेशन उस आधार पर आपके सामने है जहां भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 52% टैरिफ लगाता है, तो अब अमेरिका भारतीय सामान पर 26% टैरिफ लगाएगा। उसी लिहाज से इंफॉर्मेशन चीन और पाकिस्तान की भी आपके सामने, क्योंकि इसी तरह चीन पर 34% लगाएगा और पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाएगा। अगली इसी फहरिस्त में नाम है जापान और इजराइल का, जहां देखिए किस तरीके से अब जापान पर 24% टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि इजराइल पर 17%। और यूरोपीय देशों की भी यहां तक बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो जवाबी टैरिफ के तौर पर फैसला लिया गया है 20% टैरिफ का, जबकि यूके पर 10% टैरिफ लगेगा। अब ट्रंप का यह कहना है कि इससे अमेरिकी व्यापार को फायदा होगा मनीष, और दूसरे देशों को सबक भी मिलेगा। आसान शब्दों में यह एक तरह का तूने किया तो मैं वैसा ही करूंगा वाला एक नियम नहीं है क्या? देखिए, ट्रंप भले ही कह रहे हैं कि ये अमेरिका के लिए आर्थिक आजादी का दिन है, लेकिन हो सकता है कि ये कहीं अमेरिका के लिए आर्थिक बर्बादी का दिन ना साबित हो जाए। वो इसलिए क्योंकि जब आप सभी देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं तो मतलब जो बाकी देशों के का कंपटीशन है वो तो खत्म ही हो गया। कंपटीशन बस यही है कि अमेरिकी माल वर्सेस विदेशी माल, और जब अमेरिकी माल वर्सेस विदेशी माल होगा तो अमेरिकी माल बनने में समय लगेगा, कई महीने लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं। इस दरमियान अमेरिकी जनता को हर सामान पर 48 घंटे के बाद से ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ेगी, और ऐसे में अमेरिकी जनता की जेब ढीली होगी ताकि अमेरिकी सरकार के घाटे का बजट पूरा हो सके। तो फिलहाल तो दुनिया के बाकी मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा वो रहने दीजिए, अमेरिकी जनता पर तो तुरंत ही असर पड़ने वाला है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ट्रंप का ये फैसला उनके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात है, भारत के लिए बात करें तो भारत के लिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन भारत का व्यवहार ठीक नहीं है। तो इस बात से कम भारत की आंतरिक राजनीति में यह मैसेज चले गया कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप के दोस्त हों, लेकिन उन्होंने भारत के हित के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने भारत के जो टैरिफ थे उन पर उनका स्टैंड बरकरार रहा। अभी भी जो ट्रेड नेगोशिएशन हो रहा है उसमें भी वो चल रहा है। तीसरी बात, अमेरिका किसी का नहीं है, इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। इजराइल ने अमेरिकी सामानों पर 0% टैरिफ कर दिया है अभी, लेकिन इसके बावजूद इजराइल पर 17% का टैरिफ लगाया गया। तो यानी जो अमेरिका इजराइल का नहीं हुआ, कनाडा का नहीं हुआ, मैक्सिको का नहीं हुआ, तो हम बाकी देश क्यों इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि अमेरिका उनके लिए कोई रियायत बरतेगा। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है
कि भारत को नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि चीन पर ज्यादा टैरिफ लगा है, वियतनाम पर ज्यादा टैरिफ लगा है, और अमेरिका में निर्यात होने वाले सामानों में ये हमारे लिए कॉम्पिटिटर थे। यानी चीन का सामान तब भी महंगा रहेगा, वियतनाम का सामान तब भी महंगा रहेगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय बाजार को या भारतीय कंपनियों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ग्लोबली देखा जाए तो बाजार पर इसका असर देखने को जरूर मिल रहा है। नजर बनाए रखिए मनीष, आगे भी इस बारे में लेंगे आपसे अपडेट। लेकिन करुणा, जो फैसले लिए गए हैं, जिस आधार पर जितने प्रतिशत के साथ लागू हो रहे हैं, ये हमने जान लिया। अब आगे ये जानना जरूरी है कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया है। करुणा। बिल्कुल, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर ये फैसला क्यों लिया गया, क्यों वो टैरिफ लगा रहे हैं। दरअसल अमेरिका में ट्रेड बैलेंस लाना एक बड़ा मकसद है डोनाल्ड ट्रंप का। आयात निर्यात के बीच अंतर को घटाना चाहते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये लगातार हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाकर आर्थिक विकास पर भी फोकस है। हर साल $600 बिलियन की कमाई को देखते हुए ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। हालांकि इस बीच व्यापार घाटा 2024 का जिस तरीके से रहा $900 अरब का, उससे पहले 2023 की बात करें तो $670 अरब का रहा है। ऐसे में इस वक्त लिया गया ये फैसला जिस तरीके से सामने आया है, उस पर क्या क्या प्रतिक्रिया आप करुणा सामने आ रही है, इस पर भी नजर है। तो देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर पर अब तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा? ऑस्ट्रेलिया ने कहा अमेरिकी कीमत चुकाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया, कनाडा की तरफ से कहा गया कि अब इसका जवाब हम भी देंगे। इटली ने कहा कि भारी नुकसान की बात कही गई है इटली की तरफ से। अब देखिए, ये जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि टैरिफ वॉर को लेकर एक नए युग की शुरुआत हो गई। इंफॉर्मेशन वॉल का जल्द रुख करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से करुणा आपको बता रहे थे कि इसी टैरिफ वॉर को देखते हुए नेताओं की जो तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, उसमें फिलहाल कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने क्या कहा है आपके सामने। इंफॉर्मेशन, स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल पर टैरिफ कनाडा के लाखों लोगों को सीधे प्रभावित करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात इस वक्त कनाडा की तरफ से कही गई है। वहीं इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि टैरिफ पर ट्रंप के उपाय गलत हैं। इसमें तीसरा और महत्वपूर्ण बयान सामने आया है, जिसमें देखिए किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी ये बात साफ तौर पर कही है कि किस तरीके से यूएस का लिया गया ये फैसला गलत है। टैरिफ लगाना किसी दोस्त का काम नहीं हो सकता है। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा है कि हमारे लिए हमारी कंपनियां, कर्मचारी प्राथमिकता हमारी हैं। और इस बीच स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टेंसन की तरफ से कहा गया, हम अमेरिका के साथ व्यापार सहयोग के रास्ते पर वापस लौटना चाहते हैं। तो वैश्विक नेताओं की ये जो प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आई है, उसमें टैरिफ वॉर को देखते हुए ये प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। लेकिन इस बीच बड़े बयान करुणा हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यूएस के इस फैसले के बाद देखने को मिल रहे हैं। करुणा, तो देखिए किसने क्या कहा है टैरिफ को लेकर, यह हमने आपको बताया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्या कहा गया यह आपको बताया। कनाडा ने क्या बयान दिया है यह आपको हमने बताया। तो देखिए, सबसे पहले अब आप विस्तार के साथ जानिए कि क्या जानकारी सामने। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा? अमेरिकी लोगों को सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो बयान है वो सामने आया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं। अब बात करते हैं कनाडा की। मार्क कार्नी, जो कनाडा के प्रधानमंत्री, वो क्या बोल रहे हैं? हम भी जवाबी उपायों के साथ लड़ेंगे, यानी कि जवाब दिया जाएगा। इधर इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? यूएस टैरिफ से इटली को भारी नुकसान पहुंचेगा, यानी कि एक तरह से इंडिकेशन साफ है कि अमेरिका के खिलाफ भी वैसे ही कदम उठाया जाएगा जैसा अमेरिका ने किया है। हालांकि एक बात का जिक्र करना थोड़ी देर पहले यहाँ हमारे सहयोगी मनीष भी कर रहे थे, उसी लिहाज से ये इन्फॉर्मेशन समझना जरूरी है कि टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा। अब एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, निर्यात की लागत बढ़ेगी, भारतीय प्रोडक्ट्स यूएस में महंगे होंगे और यूएस में भारतीय प्रोडक्ट टिक नहीं पाएंगे। अब एक्सपोर्ट घट सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हालांकि ट्रेड सप्लायर्स भी घट जाएगा। ट्रेड सरप्लस से मिलने वाला फायदा घट जाएगा और इंपोर्ट बढ़ सकता है। भारत यूएस प्रोडक्ट पर टैरिफ घटा सकता है। अमेरिकी चीजें भारतीय बाजार में सस्ती होंगी। रुपया कमजोर हो सकता है, क्योंकि ज्यादा इंपोर्ट मतलब डॉलर की ज्यादा मांग। रुपया कमजोर होगा, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। हालांकि विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। यूएस कंपनीज भारत में प्रोडक्शन शुरू कर सकती हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में बढ़ोतरी हो सकती है। और देखिए, इसको लेकर एक और बड़ी खबर। टैरिफ ऐलान के बाद बाजार में गिरावट देखी गई है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आई है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स जो है वो 400 अंक गिरा है और निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो बाजार ने इसको बिल्कुल भी हाथों हाथ नहीं लिया है। बाजार की तरफ से जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो देखा गया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरे हैं खुलते ही।
लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है और वो है टैरिफ पर भारत ने प्लान तैयार किया है। जवाब में भारत का प्लान ए, बी और सी विकल्पों पर विचार कर रहा है भारत। हालांकि ये प्लान आखिर है क्या? विकल्पों पर जिस तरीके से भारत विचार कर रहा है ट्रंप के टैरिफ वॉर को देखते हुए भारत के प्लान ए की ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि भारत ने कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ में कटौती की है। आपको बता दें हार्ले डेविडसन 50% से घटाकर 40% और साथ ही बोर्बन व्हिस्की में 150 से घटाकर 100%। इसमें एक और इंफॉर्मेशन, कृषि उत्पाद पर टैरिफ भारत कम करेगा। ये प्लान ए के तहत इंफॉर्मेशन थी। अब बात प्लान बी की, क्योंकि भारत दूसरे बाजारों की ओर रुख करेगा। इसमें इंपॉर्टेंट है यूरोप, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका से व्यापार को देखते हुए लिया जाने वाला फैसला। हालांकि प्लान सी के तहत इंफॉर्मेशन, क्योंकि भारत जवाबी टैरिफ लगा सकता है और घरेलू उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो 2024 भारत और अमेरिका बिजनेस की अगर बात करें, द्विपक्षीय जो व्यापार था, आपको एक कंपैरिजन दिखा रहे हैं। तो द्विपक्षीय जो व्यापार था वो था 118.2 अरब डॉलर का। ये देखिए ग्राफिक्स आपके सामने, भारत अमेरिका बिजनेस 2024 77.5 अरब डॉलर की अगर हम बात करें तो ये जो व्यापार है वो निर्यात के तौर पर, ये निर्यात का आंकड़ा है जो आपके सामने है। इसके अलावा यूएस का एक्सपोर्ट इसमें कितना है? 40.7 अरब डॉलर का है। तो ये जो आंकड़ा है वो हमने 2024 का हमने आपको बताया कि दोनों के बीच में कैसा व्यापार, आयात और निर्यात को लेकर क्या नजर आया। हालांकि किन देशों से यूएस को व्यापार घाटा हुआ है उसके बारे में अब इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इसमें चीन के साथ साथ यूरोपीय संघ, मेक्सिको और वियतनाम बताए जा रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन उस आधार पर है, ये वो देश है जिससे यूएस को व्यापार घाटा हुआ है। इसी फहरिस्त में नाम आयरलैंड का भी आता है। जर्मनी, ताइवान और जापान भी इसमें शामिल है, जबकि दक्षिण कोरिया, कनाडा, भारत, थाईलैंड के साथ साथ इटली, स्विट्जरलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया ये वो देश हैं जिससे यूएस को व्यापार घाटा हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वक्फ बिल की। तो देखिए बड़ी खबर क्या है, कल लोकसभा में पेश किया गया था वक्फ बिल और आप देखिए लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। लोकसभा में बिल पर आधी रात तक चर्चा हुई है। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े हैं और बिल के विरोध में 232 वोट पड़े। आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। तो करीब 12 घंटे की चर्चा के बाद सरकार को यह बड़ी सफलता मिली और लोकसभा में यह बिल पास हो गया है। तो ये आपको बता दें कि जो लोकसभा की जो लड़ाई थी, जो परीक्षा थी, ये सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई। 288 वोट बिल के पक्ष में पड़े, यानी कि बिल के फेवर में, और वक्फ बिल के जो खिलाफ पड़े वो 232 वोट पड़े हैं। और खास बात ये रही कि सरकार के यानी कि एनडीए के तमाम जो एलाइज हैं वो सरकार के साथ इस बिल पर उनकी तरफ से वोट किया गया। ये पहले ही इंडिकेशन दे दिया गया था, बता दिया गया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कैसे आधी रात तक मैराथन चर्चा के बाद लोकसभा में इतिहास बना है और क्या कुछ हुआ है। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े हैं, बिल के खिलाफ 232 सांसदों ने वोट किया है। लोकसभा में बिल पर आधी रात तक चर्चा होती रही। इसी चर्चा के दौरान ओवैसी ने बिल की कॉपी को भी फाड़ दिया। अमित शाह की तरफ से कहा गया वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए है और संसद का कानून है, स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। और आपको बता दें लोकसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद अमित शाह और पीयूष गोयल की बैठक भी हुई है। राज्यसभा में वक्फ बिल को लेकर रणनीति पर चर्चा। राज्यसभा में वक्फ बिल पर अमित शाह नहीं करेंगे हस्तक्षेप। और चलिए अब आपको बताते हैं कि राज्यसभा में किसके पास क्या संख्या बल है, क्योंकि देखिए लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी जो अंकगणित है वो सरकार के साथ ही है। राज्यसभा में कुल जो सांसदों की मौजूदा संख्या है वो है 236। बीजेपी के 115 सांसद हैं। कांग्रेस और सहयोगियों को मिला दें तो 85 सांसद उनके पास है। अन्य जो सांसद की संख्या है वो है 30। मनोनीत सांसद की जो संख्या है वो है 6। फिलहाल जानकारी के लिए कि बीजेपी के पास जो समर्थन है वो पर्याप्त मौजूद है राज्यसभा में भी, यानी कि यहां पर भी कोई जो अड़चन नहीं आने, वो यहां पर भी निर्बाध पास हो जाएगा। हालांकि इस बीच आपको पुराने कानून और नए बिल में अंतर भी बता देते हैं, क्योंकि पुराना कानून और नया बिल जिस तरीके से सामने आया उसके मुताबिक वक्फ से जुड़े मामलों की वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई होती रही है। नए बिल के मुताबिक सिविल और रेवेन्यू कोर्ट में भी कर सकेंगे अपील। एक और इंपॉर्टेंट बात,
वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी, चुनौती नहीं दी जा सकती थी पुराने कानून के मुताबिक, लेकिन नए बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। नए बिल के मुताबिक जब तक किसी ने प्रॉपर्टी दान नहीं की हो वो वक्फ संपत्ति नहीं होगी, जबकि पुराना कानून ये कहता है कि किसी जमीन पर मस्जिद हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति हो जाती है। इसमें पुराने कानून के तहत एक और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती, जबकि नया बिल ये कहता है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। तो ये वक्फ संशोधन बिल को देखते हुए 4 बड़े अंतर। तो आप देखिए, लोकसभा में वक्फ बिल पास हो गया आखिरकार, और आखिर लगातार हम आपको बता रहे हैं पक्ष में 288 और जो विपक्ष है उसमें 232 वोट पड़े हैं, यानी कि आप देखिए कुल मिलाकर 520 वोट हैं वो पड़े हैं, और 288 वोट के साथ जो वक्फ बिल है वो लोकसभा में पास हो गया है। हालांकि 4 तस्वीरें अब एक साथ आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 288 सांसदों का भरोसा हासिल कर लिया गया है, देर रात हुई इस मैराथन चर्चा का ही ये नतीजा है कि लोकसभा में वक्फ बिल पास हो चुका है। हालांकि आज राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा, और आधी रात में जिस तरीके से ये इतिहास बना है, आपको बता दें 13 घंटे से ज्यादा तक हुई इस चर्चा के बीच देर रात की ही यही 4 तस्वीरें आपके सामने। और देखिए, इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बिल के खिलाफ कोर्ट जाएगी कांग्रेस की तरफ से तैयारी है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की तरफ से बयान दिया गया है, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, इमरान मसूद की तरफ से कहा गया। और बीजेपी का हमला क्या है, वक्फ के नाम पर कांग्रेस का भ्रष्टाचार। इतिहास में लिखा जाएगा, हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरीके से कुठाराघात है। नुकसान मुसलमान को, वक्फ को, दोनों को होने जा रहा है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, चूंकि हमारे जो अधिकारों का संरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें धारा 14 के अंदर, धारा 16 के अंदर, धारा 25 के अंदर और धारा 26 के अंदर दिया, उसके ऊपर पूरी तरीके से बुलडोज किया गया, उसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई। हम लोग रास्ता देखेंगे, कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। वक्फ बिल, उम्मीद जिसकी हम बात करते हैं, एक नई आशा है, यानी कि पिछले 20 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक कमाई हो गई होती, गरीब मुसलमान भाई और बहनों की भलाई हो गई होती। कांग्रेस ने वो नहीं की, चंद गिने चुने लोगों के हाथ में देकर रखा। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आ चुका है। मुस्लिम समाज पर थोपा गया है ये बिल, धार्मिक स्थलों पर विवाद खड़ा करने के लिए बिल लाया गया। और आप देखिए, टीवी9 से खास बातचीत में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने क्या कहा, ये हम आपको सुना देते हैं। बर्क साहब, आप लोगों के तमाम विरोध के बाद भी जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो लोकसभा से पारित हो गया। देखिए, हमने काफी प्रयास किया और हमारी कोशिश थी कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल जबरदस्ती हमारे समाज पर थोपा जा रहा है। लेकिन संख्या बल के आधार पर सरकार इसको पास कराने में कामयाब हो गई है, जो कि हमें अफसोस है। और अभी राज्यसभा में जाएगा तो हमारी उम्मीद और कोशिश रहेगी कि वहाँ पर इस बिल के अगर फिर भी वहाँ पास होता है तो फिर हम आगे की क्या रणनीति अपनानी है, अपने समाज के लोगों से, तंजीमों से बैठ करके फिर मशवरा करेंगे और उस प्रकार से फिर अगला कदम उठाएंगे। सरकार कहना है कि इस बिल का धर्म से कोई लेना देना है नहीं, मुस्लिम धर्म में कोई हस्तक्षेप है नहीं, तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? कहने से ही सब कुछ हो जाता तो फिर इसका विरोध क्यों होता है? इसका मतलब सारे जो लोग विरोध कर रहे हैं, पूरा देश, वो गलत है, सरकार सही है। सरकार ये क्यों सोचती है कि जो वो कदम उठाती वो ही सही है? जब इतने लोग विरोध कर रहे हैं तो ये सुनवाई होनी चाहिए, और यही संविधान की खूबसूरती है कि लोगों के विरोध को सुनना चाहिए, और उस पर अगर कोई चीज़ गलत है तो उस पर बैकफुट पर भी आना चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती जो निर्णय लेकर के उसको पूरा करना, ये चीज़ हम समझते मुनासिब नहीं है। और वक्फ संशोधन बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, संसद से बिल पास हुआ तो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चुप नहीं बैठेगा। This bill is passed in the parliament, then we make it clear that we will not sit idle. हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं ले जाते।
तो लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान भड़के असदुद्दीन ओवैसी। संसद में ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ी। महात्मा गांधी ने भी यही किया था। ओवैसी की तरफ से कहा गया वक्फ बिल संविधान पर हमला है, मुस्लिमों को नीचा दिखाने के लिए यह बिल है। तो आपको बता दें कि एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो वक्फ बिल की कॉपी है उसको फाड़ा गया। ये देखिए आप, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चर्चा के दौरान जब ओवैसी बोल रहे थे तब उनकी तरफ से ये किया गया है। उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भड़क गए और बिल की कॉपी फाड़ी और ये भी कहा कि महात्मा गांधी ने भी यही किया था। और मलाड हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंसा में साजिश वाले एंगल से जांच को लेकर यह खबर है। पुलिस जांच जारी है और पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है उसमें महत्वपूर्ण सवाल कि क्या भीड़ जुटाई गई। पुलिस पता लगा रही है क्या किसी ने उकसाया। 30 मार्च को हुई थी ये हिंसा। 3 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर भी खबर आई है। लेकिन अब जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ रहा है उसी के तहत इस वक्त की ये लेटेस्ट बड़ी खबर और बड़ा खुलासा मलाड हिंसा के मामले में। हिंसा में साजिश वाले एंगल से हो रही जांच को लेकर है। पुलिस जांच जारी है और ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि क्या भीड़ को जुटाया गया। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या किसी ने उकसाया है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए लगातार हो रही जांच के बीच खबर ये आई थी कि किस तरीके से 30 मार्च की हिंसा के बाद पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया था। जो सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं या प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो आरोपी अब तक चिन्हित हुए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक इस मामले में 15 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक बड़ी बात यह है कि इस पूरी गिरफ्तारी में पुलिस ये पता लगा रही है कि जो हिंसा हुई थी क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति तो नहीं थी। क्यों ये लड़के उसी इलाके से गुजरे जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका था और मुस्लिम बाहुल्य इस इलाके में जानते समय इन लड़कों ने क्या जय श्री राम का घोष लगाया और अगर जय श्री राम का घोष लगाया तो इसके पीछे की वजह क्या थी। और मलाड हिंसा के मामले में संजय निरुपम की मांग को लेकर भी इस वक्त एक बड़ी खबर है। शोभा यात्रा पर जानलेवा हमला, ये बात संजय निरुपम की तरफ से कही गई है। यात्रा पर मॉब लिंचिंग की कोशिश, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। तो अब मलाड हिंसा के मामले में जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ रहा है बता रहे थे जयप्रकाश, लेकिन इस बीच अब ये एक और बड़ी खबर सामने आई है जहां इसी मामले पर संजय निरुपम की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। नहीं, इसमें जो दंगाई हैं, जिन लोगों ने ये हिंसा भड़काई वो सब विधायक के लोग हैं। उसमें एक जो रियाज चारोलिया का फोटो दिख रहा है सीसीटीवी में, वो तो इनका खास कार्यकर्ता है। फिर अरशन शेख जो है वो भी इनका खास कार्यकर्ता है। शहबाज भी इनका कार्यकर्ता है। तो ऐसे तमाम जो इनके कार्यकर्ता थे उन लोगों ने उस दिन मारामारी की। उन लोगों ने हिंदू बच्चों के ऊपर हमला किए और उनके दबाव में ही कुरार पुलिस स्टेशन काम कर रहा था। मैंने आज भी बोला कि आपके ऊपर दबाव है, मैं जानता हूँ, आगे भी पड़ेगा, लेकिन कुरार में शांति स्थापित करने के लिए, कुरार में सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो देखिए, अशान खान का आतंक आखिर कौन है अशान, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अशान खान के बारे में आपको बताते हैं। पठानवाड़ी हिंसा का ये मुख्य आरोपी है। एक जानकारी इसके बारे में ये देखिए टीवी स्क्रीन पर। पठानवाड़ी इलाके में नाम से ही इसकी दहशत है। हिंदुओं को त्योहार नहीं मनाने देता है अशान खान। स्थानीय विधायक का बकायदा इसको समर्थन मिला है। जो कहा गया है दंगे फैलाने की स्क्रिप्ट इसी की तरफ से रची गई थी, तैयार की गई थी, जो जानकारी सामने आ रही है। और रामनवमी को लेकर एक्शन में है कुरार पुलिस। आपको बता दें ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। हिंसा प्रभावित इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती को लेकर भी खबर है। हम इस वक्त पठानवाड़ी डिंडोशी में मौजूद हैं जहां पर हिंसा हुई थी और ये हिंसा गुड़ी पाड़वा के दिन हुई थी और हम देख सकते हैं कि अब ये ड्रोन यहां पर उड़ाया जा रहा है। मुंबई पुलिस उड़ा रही है। मुंबई पुलिस कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिसको लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो। मुंबई पुलिस पूरे इलाके में, यानी कि जो कुरार विलेज पुलिस स्टेशन का इलाका है उस पूरे इलाके में ये ड्रोन जो है वो चला रही है। और संजय नगर का इलाका हो या कुरार विलेज का इलाका हो या फिर डिंडोशी का इलाका हो, सभी जगह पर कर रही है। सर, आप और साहब बताएं कि ये जो पूरा ड्रोन का आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? ये इसके पीछे ये वजह है कि जो आने वाले समय में जो त्यौहार आ रहे वो त्यौहार शांतता से अपना ये हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ना हो
इसी के मद्देनज़र से हम ड्रोन के माध्यम से अपने कुरार पुलिस स्टेशन अंतर्गत जो जितने भी परिसर है, हर परिसर में जहाँ इमारतें, छोटे घर है, जहाँ गली है, ऐसे हर जगह पे हम निगरानी रखने का काम ड्रोन। और मलाड हिंसा के पीड़ित ने आप बीती बताई। पीड़ित ने TV9 भारतवर्ष से बात की। 50 से 60 लोगों ने शोभा यात्रा पर हमले को अंजाम दिया। नाबालिग बच्चों को भी पीटा गया। पूरा मामला क्या था हम जानते हैं। राजकुमार जी, आप बताएं कि क्या ऐसी वजह हुई कि आप लोगों को मारना शुरू कर दिया और क्या आप लोगों ने रिट्रैक्ट किया था? हम पठानवाड़ी से गुड़ी पिंपरीपाड़ा जा रहे थे और हमारे साथ कुछ बच्चे लोग थे जो रिक्शे में बैठ के आ रहे थे। हम लोग बाइक से थे। बाइक से हम आगे मलिका पार्क पे पहुंच गए थे और इंतजार करे, बच्चे लोग अभी तक आए नहीं। तो बाद में हमें एक बच्चे का फ़ोन आया, अंकल हमें कुछ लोग मार रहे हैं। कौन मार रहा है? खाली हल्ला और मारो मारो मारो, यही हल्ला हम लोग सुनाई दिया। वापस हम लोग बाइक यूटर्न मार के वहाँ पे आए जहाँ बच्चे को अटैक हो रहा था। वहाँ पे देखा कि चाकू से, रॉड से जो लोग को मिला वो रिक्शे वार करते जा रहे थे और बच्चे रो रहे थे। एक बच्चे को निकाल के रिक्शे बाहर निकाल के मारा जा रहा था। तो जो उनको छुड़ाया जा रहा था, बाद में देखा कि बच्चे जो है सब भोगा पहने थे। उनका यही कहना, जितने भोगा पहने जितने हिंदू सबको मार डालो, जान से मार डालो, यही वो लोग। लेकिन अचानक क्यों? क्या आप लोगों ने जय श्री राम की घोष किया या आप लोगों ने ऐसी कोई आपत्तिजनक बयानबाजी की मस्जिद के सामने से, जो नूरानी मस्जिद है? अभी वो जो लोकेशन है, वो जो बच्चे थे वहाँ पे नए हैं, उनको मालूम वहाँ मस्जिद है और उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं दी थी। ओके, तो बिना घोषणा दिए अचानक किसी मॉब साइकोलॉजी को तैयार होना, 150 लोगों को तैयार होना, इसमें तो वक्त लगता है। अचानक तो तैयार होते नहीं है। अभी 2 मिनट के अंदर 200 से 250 संख्या होना वो नहीं है सर।